हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ जैन जयश्री ज्वेल्स से एक बार फिर आप लोगों के साथ हूं। और हम जो अपनी कस्टमर एजुकेशन की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक और वीडियो लेके आए हैं आज। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपने बिजनेस के लिए, अपने ज्वेलरी बिजनेस के लिए या फिर इन जनरल बिजनेस के लिए कैसे सही दुकान चुने जिस दुकान से आपको सामान लेना है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है और इस तरह की और भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस के थ्रू हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाह रहे हैं ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के रिगार्डिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस करने के रिगार्डिंग, जिससे कि कोई भी जो है कस्टमर कुछ गलती में ना रहे, कोई धोखा ना हो, किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, और जो है अपना अच्छे से वो लोग बिजनेस कर सकें, बिजनेस को ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको एक शॉप के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि वो शॉप किस तरह की है। तो देखिए, सबसे पहले तो कि कैटेगरीज कितनी है उनके पास, है ना। कैटेगरी मतलब कि उस दुकान में क्या क्या सामान मिलता है, कितने तरह का सामान मिलता है। ठीक है, तो कैटेगरीज में क्या है कि बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी ना हो कि जैसे कि सिर्फ जो है एक तरह की बैंगल मिलती है या सिर्फ इयरिंग्स मिलते हैं। तो वो भी एक इशू है, क्योंकि फिर आपको जो है अलग अलग सामान लेने कई सारी दुकानों पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि उनके पास ज्वेलरी भी हो, कॉस्मेटिक्स भी हो, हेयर एसेसरीज भी हो, होजरी भी हो। इस तरह की अगर आप किसी शॉप से ले रहे हैं तो वहाँ क्या होगा कि कैटेगरीज तो होंगी इतनी सारी, पर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि जब वैरायटी नहीं मिलेगी, कैटेगरी ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ही बेच रहे हैं, तो उनको प्राइस भी अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। जब उनको अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे होंगे तो आपको भी जो है जाहिर सी बात है वहाँ से महंगा सामान मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैटेगरीज बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। जैसे अगर ज्वेलरी ले रहे हैं तो ज्वेलरी हर तरह की हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं भी तो फिर वो उतना बड़ा उनके पास सेटअप होना चाहिए, उतना बड़ा एक वेयर हाउस होना चाहिए, उतना स्टाफ होना चाहिए जिसके हिसाब से कि भाई वो उतनी कैटेगरीज को मैनेज कर रहे हों और हर कैटेगरीज में सेल हो उनके पास, जिससे कि उनके पास जो है रेट्स अच्छे हैं। ठीक है, तो एक तो ये सबसे बड़ी चीज़। उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है, वो जो दुकानदार है उसका एक्सपीरियंस कितना है। मतलब अगर वो नया नया दुकानदार है या फिर वो रेंट पे लेके अगर दुकान कर रहा है अपनी, तो जो है उनका एक्सपीरियंस कम होगा। उनके पास नए नए सप्लायर होंगे जो शायद महंगा उनको दे रहे होंगे सामान। हो सकता है उनके पास कुछ मिडल मैन हो, डायरेक्टली वो कारीगर से काम ना कर पा रहे हों। तो वो एक जो है आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब जयश्री ज्वेल्स के साथ अगर आप काम करते हैं तो हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस है, दिस इज आर थर्ड जनरेशन बिजनेस। तो हम जो है डायरेक्टली कारीगर के साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है रेट्स, बहुत ही अच्छे रेट्स जो हैं हम अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। ठीक है जी। और फिर तीसरा है कि जो काम जिसके साथ आप कर रहे हैं वो कितने एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि क्या हर चीज़ का, हर कैटेगरी का एक अलग अलग सेक्शन है, किस तरीके से कुछ डिस्प्ले उन्होंने शॉप में किया है, नहीं किया है, सामान को किस तरीके से रखा हुआ है। कई सारी दुकानें होती हैं जहाँ पे सामान को ऐसे ही बस ठूस ठूस के भर दिया जाता है, तो कूड़े की तरह सामान ऐसा लगता है कि बस ढेर लगा हुआ है। तो उस तरीके से तो नहीं है। उस तरीके से क्या होगी, सामान खराब होगा, सामान गिरता पड़ता रहेगा, उस पर धूल मिट्टी होगी, तो सामान ज़्यादा खराब होगा, है ना। तो ऑर्गेनाइज्ड जो है दुकानदार से आप सामान लीजिए। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, सेक्शंस ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। और उस तरीके से जो है सामान आपको अच्छा मिल पाएगा। मतलब अगर वो अपने सामान की वैल्यू कर रहे हैं तभी जो है आपको भी अच्छा सामान वो दे पाएंगे। ठीक है, अब चौथा है टीम या फिर स्टाफ का साइज, कितनी बड़ी टीम है उनके पास। ये किस लिए ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे जो भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को ठीक से अटेंड किया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनकी सारी क्वेरीज सॉल्व करी जाएं, है ना। उनको अच्छे से प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी दिखाई जाए। जो भी कस्टमर की डिमांड है वो सब पूरी करने के लिए एक टीम होनी बहुत ज़रूरी है। तो टीम साइज मैटर करता है। अगर कोई दुकानदार है अकेले ही कर रहा है या एक दो लोगों के साथ ही कर रहा है, तो वो उतने अच्छे से जो है अपने कस्टमर्स को ट्रीट ही नहीं कर पाएगा, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा।
तो वो एक इशू हो सकता है बहुत बड़ा, है ना। तो टीम जो है बड़ी होनी चाहिए। और ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने जो कस्टमर्स के लिए जो है एक अच्छी टीम तैयार करें। आप भी जो है अपनी टीम साइज बढ़ाएं, स्टाफ रखें। क्योंकि क्या होगा कि जब आप स्टाफ रखेंगे तभी जो है आपकी फिर धीरे धीरे सेल्स बढ़ेगी। तो आप भी एक अच्छी टीम रखें, और जहाँ से भी आप ले रहे हैं ध्यान रखें कि वहाँ भी अच्छी टीम हो। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट आएगा जीएसटी। जीएसटी का बिल जो है वो आपको मिलना चाहिए। वैसे आजकल बहुत ही आसान हो गया है, सभी लोग देते हैं, पर फिर भी कुछ लोग हैं जो कि नया नया काम करके बैठे हैं और या फिर जीएसटी नहीं देना चाहते हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। तो वो एक इशू है। तो आप देखिए कि अगर आप ज़रूर जीएसटी मांगें, एक तो आपका भी ये हक है और आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंट्री के जो है डेवलपमेंट में। तो आप ज़रूर जीएसटी बिल लें सभी से, और जो है जीएसटी भरें। और देखिए कि वो अगर दुकानदार आपको जीएसटी बिल देने से मना करता है तो वो मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग है। उस दुकानदार के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी बिल जो है मिलना चाहिए। उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जो दुकानदार है क्या वो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्या उनकी एक वेबसाइट है, क्या वो सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं, क्या वो कुछ कंप्यूटराइज्ड बिलिंग यूज़ करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी से जो है चीज़ें आसान करी जा सकती हैं। अब जो बिलिंग है, आप अगर एस यूजुअल्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे यहाँ सब कंप्यूटराइज्ड बारकोड से बिलिंग होता है। तो उसमें क्या है कि कोई मिस्टेक का चांस नहीं रहता है। और मिस्टेक का मतलब गलती से भी जो है मिस्टेक मतलब नहीं हो सकती है। और कोई जानबूझ के अगर कोई करना चाहे तो वो भी आप उसको जल्दी पकड़ लेंगे अगर वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ की दूसरी जगह अगर वो हाथ का बिल बन रहा है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ हो रही है, खुद ही टाइप कर करके, या तो वो ऐसे जो मशीन होती है बिल बनाने वाली उस पर बना रहे हैं या हाथ से लिख के बना रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों मिस्टेक्स हो सकती हैं उस चीज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। उसके बाद क्लाइंट डीलिंग। क्लाइंट डीलिंग मतलब कि रिटेल वर्सेस होलसेल। जो भी आपका वो सप्लायर है वो किस तरह के क्लाइंट से डील करता है, क्या वो रिटेल क्लाइंट से डील करता है या फिर वो होलसेल क्लाइंट से डील करता है। क्योंकि अगर आप उससे होलसेल में सामान ले रहे हैं, है ना, और वो रिटेल क्लाइंट से भी डील कर रहा है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, इसका मतलब कि उनके रेट्स ज़्यादा होंगे। अगर वो एक एक दो दो पीस दे रहे हैं या कम कम पीस भी दे रहे हैं कस्टमर को, तो उस केस में रेट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, मार्जिन उन्होंने ज़रूर ज़्यादा रखा होगा, तभी जो है वो रिटेल क्लाइंट्स को दे पा रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आप होलसेल क्लाइंट हैं, आप पूरा बॉक्स बॉक्स करके खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि होलसेल का सप्लायर से ही काम करें, है ना, क्योंकि आपको रेट्स तभी अच्छे मिल पाएंगे। और अगर आप रिटेल में आपको परचेज करना है तो आपको जो ट्रू होलसेलर होगा वो आपको माल नहीं देगा। और इसके लिए कई बार कुछ ग्राहक जो हैं, कुछ कस्टमर हमसे थोड़े खफा भी हो जाते हैं कि सर हमको तो रिटेल में चाहिए, हमको कुछ कुछ लूज करके बेसिस चाहिए। तो वो जो है हम नहीं दे पाते हैं जैशी ज्वेल्स में, क्योंकि जो है काम मार्जिन्स, बहुत थिन मार्जिन्स पे काम करते हैं, कस्टमर्स को अच्छे रेट्स देने होते हैं। तो उसके लिए जो है हम पूरा बॉक्स ही सेल करते हैं। ठीक है, ये सब। और अ, उसके बाद लास्ट हुआ कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कि प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल रहने चाहिए उनके पास, है ना। ऐसा ना हो कि आपने एक बारी गए तो आपको सामान कुछ मिला कुछ नहीं मिला। और मतलब अवेलेबिलिटी वहाँ पे एक इशू नहीं होना चाहिए, कि प्रोडक्ट जो है हमेशा दुकान में रहने चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको एक सही दुकान चूज करने में हेल्प करेंगे। इनके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए हमसे। ठीक है ना। और आपका इसके अलावा आपको कुछ भी और जानना हो, किसी और तरह की टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, वो ज़रूर पूछिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आती रहे। और हम इसी तरह से और वीडियोस बनाएंगे। और ये तो हो गया, अभी हमने डिस्कस करे हैं शॉप फैक्टर्स। अब थोड़ी सी और मैं पर्सनल चीज़ें बताऊंगा, पर्सनल प्रिकॉशंस जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि आप या तो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या पर्सनली विजिट करके परचेज कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि कोई भी एजेंट्स के थ्रू आप माल ना लें।
कोई भी बीच में अगर आपको मिडल मैन आता है जो कि बोलता है कि हम आपको कॉस्मेटिक्स दिलवा देंगे या ज्वेलरी दिलवा देंगे, तो आप ध्यान रखिए कि वो अगर ऑब्वियसली आपके बीच में हेल्प कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उनका भी कुछ कमीशन होगा, और अच्छा खासा कमीशन होता है जनरली। 20-30% कमीशन तो उन्हीं का होता है। तो अगर इतना कमीशन आप बीच में एजेंट को दे देंगे, तो फिर आपको बहुत महंगा पड़ेगा सामान, और आपका मार्जिन कम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ध्यान रखिए कि आप ऐसा ना करें, किसी भी एजेंट से दूर रहें, खुद अपना रिसर्च करें, ढूंढें, और सही दुकानदार से माल लें। और ये जो एजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आपको, बल्कि ज़्यादातर ये लोग आपसे कमीशन नहीं लेते हैं, आपको नहीं बताते हैं, आपको कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं उन्हें पे करना है, पर वो दुकानदार से कमीशन लेते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो एजेंट के साथ काम करते हैं। तो जयश्री ज्वेल्स में आपको कभी ऐसा नहीं होगा, कभी भी कोई एजेंट आपको जयश्री ज्वेल्स पे नहीं लेके आएगा, है ना। हम किसी को कोई कमीशन नहीं देते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप ऐसा ना करें। और दूसरा ये कि अगर देखिए कि कोई फ्रीबीज अगर आपको कुछ बोल रहा है कि हम आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री में दे देंगे या पैकेजिंग आपकी फ्री में कर देंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। क्योंकि अगर देखिए फ्री में कुछ भी नहीं होता है। फ्री में या तो वो आपसे चार्जेस ज़्यादा ले चुका है ऑलरेडी सामान देते हुए, या फिर जो है वो आपको धोखा देना चाहता है या फ्रॉड होने वाला है आपके साथ। तो ध्यान रखिए, फ्री में कुछ भी नहीं अवेलेबल होता है दुनिया में, और जो एक्चुअल चार्जेस हैं वो आप ज़रूर पे करिए। जैसे ज्वेल्स में भी आप आएंगे तो आपको जो एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएंगे वो पे करना होगा। जो आपको एक्चुअल पैकिंग चार्जेस हमारा लगता है, कुछ भी मिनिमल सा 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जिस तरह का भी आपकी पैकिंग हुई है, सामान जो लगा है, वो आपको पे करना होता है। तो वो चीज़ें आप ध्यान रखिए, वो पे करिए, क्योंकि ये सब एक एडिशनल कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये सब इंक्लूडेड नहीं होता है, तो इसीलिए इन सब के एडिशनल चार्जेस होते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिप्लाई ये ध्यान रखिए कि जो है आप इजीली जो है उनको, सप्लायर को आप कांटेक्ट कर सकें, है ना। आप उनकी रिप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसी है वो देखिए, आप कितनी जल्दी जल्दी वो अपडेट करते हैं चीज़ें। क्योंकि अगर कोई आपको रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, आपने ऑनलाइन उनसे माल मंगाया है, आपको कई दिनों तक रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो फिर एक कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बनता है। तो वो ध्यान रखें कि वो आपको जो है फ्रीक्वेंटली रिप्लाई करें, जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई मिलता रहे उनकी तरफ से। और आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, सोशल मीडिया पे वो अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आपको जो है उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम होता है तब सोशल मीडिया पे जो है डाल सकते हैं, कमेंट्स डाल सकते हैं, रिव्यूज़ डाल सकते हैं, है ना। वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर वो आपको डायरेक्ट नहीं सुन रहे हैं, तो आप उन तरीकों से उन तक पहुँच सकते हैं। तो ये सब कुछ मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइजेज, एक सिखाना आपको बताना चाह रहा था मैं, कि किस तरीके से जो है आप एक अ, अच्छा सप्लायर अपने लिए सिलेक्ट करिए, अच्छा दुकानदार जो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको अच्छे से सामान दे सके। तो ये सभी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो मैंने बताया ही, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है जी। तो मैं आपसे बाकी अगली वीडियो में दोबारा मिलूँगा। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।